जय हिंद। आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता पर चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता जो एक लगभग अब से 4,500 साल पुरानी सभ्यता है और एक सुव्यवस्थित ढंग से रहने वाली सभ्यता थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल खंड अगर हम देखते हैं तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व के लगभग सिंधु घाटी की सभ्यता रही है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो दूसरा नाम है, हम इसको हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसकी जो खोज की गई वो सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाकर इस सभ्यता पर प्रकाश डाला। अब से लगभग 150 साल पहले जो पाकिस्तान के क्षेत्र में है इस समय, वहाँ पर रेलवे लाइन के लिए खुदाई का काम चल रहा था। तो उस समय ये ईंटें निकले, तब पता चला धीरे धीरे। तो वहाँ से बहुत सारी ईंटें निकले, उन्होंने काम में लगाया तो धीरे धीरे पता चला कि ये कोई सभ्यता है। तब इसका खुदाई करवाने के बाद में ये सिंधु घाटी की सभ्यता का उदय हुआ। यह प्रागैतिहासिक एवं कांस्यकालीन भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता है, ये ग्रामीण सभ्यता नहीं है। और अगर हम इसकी कार्बन डेटिंग के अनुसार इसकी सभ्यता की समय निकालते हैं, कार्बन डेटिंग के अनुसार, तो ये 2350 से 1750 ईस्वी के पूर्व मानी गई है। और अलग अलग इतिहासकार या हम कह सकते हैं कि जो इतिहास की खोज करते हैं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अलग अलग तिथि दी हैं, लेकिन कार्बन डेटिंग के अनुसार 2350 से 1750 मानी गई है। और इस सभ्यता का अगर हम विकास देखते हैं कि कहाँ कहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई थी, तो पूर्व दिशा में ये उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक ये सभ्यता थी। और उत्तर दिशा में अगर हम जाएं तो ऊपर कश्मीर के मांडा क्षेत्र तक, दक्षिण दिशा में महाराष्ट्र के दायमाबाद तक, और पश्चिम दिशा में सूतकागेंड और पाकिस्तान में, यहाँ तक ये पूरी सभ्यता फैली हुई थी। भारत और पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थल मिले हैं इस सभ्यता से जुड़े हुए। और इस सभ्यता का जो क्षेत्र का था वो लगभग त्रिभुजाकार क्षेत्र में ये सभ्यता फैली हुई थी। और इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। प्रमुख स्थल, सबसे पहला स्थल इसका निकल कर आया है हड़प्पा। जिस कारण से ही इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे बसा हुआ था, और मोंटगोमरी जिला जो वर्तमान में पंजाब के पाकिस्तान क्षेत्र में है। और इसकी जो खोज की थी वो दयाराम साहनी सन 1921 में ने इसकी खोज की थी। और यहाँ से जो प्राप्त हुआ वह है स्वास्तिक चिन्ह, 6 अन्नागार, फर्श की दरारों में गेहूं के दाने और जौ के दाने, श्रमिक आवास, एक सिंगी पशु वाली मोहर। एक सिंगी पशु वाली मोहर मोहर जो थी वो इसकी हड़प्पा सभ्यता की बहुत महत्वपूर्ण वस्तु थी। अगली सभ्यता है मोहनजोदड़ो, जिसको मृतका टीला भी कहते हैं, दूसरा नाम। इसकी खोज
राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में की थी। यह सिंधु नदी के किनारे और लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में है वर्तमान में। अब यहाँ से जो प्राप्त हुआ उसके बारे में हम जान लेते हैं। एक मोहर जिस पर पुरुष देवता अंकित है, उस मोहर के सिर पर 3 सींग है। पद्मासन मुद्रा में वह बैठा हुआ है। उसके चारों ओर एक हाथी है, बाघ है, गैंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा है, पांवों के दोनों ओर में हिरन है। इस शिव का प्राचीन रूप पशुपति महादेव कहा गया है, बताया गया है। तो प्रश्न अगर आता है कि पशुपति महादेव की जो मूर्ति प्राप्त हुई, जो मोहर प्राप्त हुई, वो कहाँ से हुई? वो मोहनजोदड़ो से हुई। और एक सिंगी पशु की जो मोहर प्राप्त हुई वह हड़प्पा सभ्यता से हुई। आगे हम पढ़ते हैं यहाँ से जो सबसे विशाल स्नानगार लगभग 11.8 मीटर लंबा और 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा यह विशाल स्नानागार था। अभी मैं इसका आपको चित्र भी दिखाऊंगा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी मोहनजोदड़ो की, जो 45.7 मीटर लंबी और 15.23 मीटर चौड़ी थी। मोहर पर कुबड़ वाला बैल की आकृति, सीप का पैमाना भी यहीं से मिला। कांसी की नृत्यिका की मूर्ति मिली। सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले। घोड़े के अस्तित्व के साक्ष्य मिले। घोड़े के अस्तित्व के साक्ष्य मिले, परंतु जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वे घोड़े से परिचित नहीं थे। कालीबंगा अगला स्थल है, कालीबंगा, जिसको हम काले रंग की चूड़ियाँ दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से चूड़ियाँ प्राप्त हुई। इसकी जो खोज की बीके थापर और ब्रजवासी लाल ने सन 1953 में घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़, वर्तमान में राजस्थान में है। यहाँ से जो प्राप्त हुआ, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। युगल शवादान, अलंकृत ईंट, अग्निकुंड, जल निकास प्रणाली का अभाव मिला। यहाँ पर जल निकास प्रणाली नहीं थी। अब ये चित्र देख लीजिए आप, जो हड़प्पा सभ्यता में मिला एक सिंगी जानवर, ये उसका चित्र है, पहला वाला, ये वाला। और ये आपको जो दिखाई दे रहा होगा, यह वह लिपि है जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। और यह एक सिंगी वाला वह जानवर है। ये मोहनजोदड़ो के काल में मिली हुई नृत्यिका की कांस्य की मूर्ति का चित्र है। अगला जो चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, विशाल स्नानागार, ये आप देख पा रहे होंगे। ये यहाँ से दो तरफ से इसका जाने का रास्ता होता था तथा चारों ओर इसके घर बने हुए थे। और ये इस क्षेत्र के अंदर सारा यहाँ पर पानी भरा हुआ होता था। माना जाता है कि यह स्नानागार शायद किसी विशेष कार्य के लिए, विशेष समय पर स्नान के लिए, विशेष व्यक्तियों के लिए बनाया गया होगा। अगला चित्र कुबड़ वाले बैल का जो मोहर है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो, इसकी ये कुबड़ है और ये भी यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक नहीं पढ़ा जा चुका कि ये क्या लिखा हुआ है। अब आगे हम पढ़ते हैं। अगला स्थल है लोथल। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने सन 1957 से सन 1958 भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद, गुजरात में है। यहाँ से प्राप्त हुआ। बंदरगाह, बंदरगाह को दूसरा नाम पत्तन भी है, कभी कभी इस नाम से भी आ जाता है।
अन्न पीसने की चक्की, पारस की मोहर, हाथी दांत का पैमाना, एक चित्रित मृदभांड और युगल शवाधान, ये सब लोथल से प्राप्त हुए। अगला स्थल है चांदहुदड़ो, जिसकी खोज गोपाल मजूमदार ने सन 1931 में की। यह सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में वर्तमान में पाकिस्तान में है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? मनका बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, गुड़िया का कारखाना, एक ईंट पर बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पैरों के निशान। यहाँ की जो ईंटें थी वो वर्गाकार ईंटें थी। कांसे की बैलगाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई। अगला स्थान रंगपुर। रंगपुर से खोजकर्ता इसके रंगनाथ राव, 1953 से 1954 तक इसकी खोज चली और मादा नदी के किनारे कठियावाड़ गुजरात में यह सभ्यता मिली। यहाँ से धान की भुस्सी और कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला। कहाँ से? रंगपुर से। अब यहाँ पे देखो कुछ चित्रों में आपको दिखाना चाहूंगा। ये एक छोटा खिलौना है गाड़ी के तरह उस समय का। ये उस समय के आभूषण हैं जो महिला और पुरुष दोनों पहनते थे। इनके बीच में मनके लगे हुए हैं, जो अभी हमने पढ़ा कि मनकों का कारखाना। तो ये वही आभूषण में मनके दिखाए गए हैं। आगे ये देखिए लोथल का, ये जो पत्तन कहा गया, जो बंदरगाह कहा गया, ये लोथल का वह बंदरगाह जैसा बना हुआ है उस समय का। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वो इसकी ये दिखने में दिखाई पड़ती है। और इससे एक पुरातात्विक विदों ने अंदाजा लगाया कि शायद उस समय में जो नाव आया करती थी वो यहाँ पर रुका करती होंगी, जो व्यापार के लिए आया करती थी। ये देखिए एक और ये मोहर है जिन्हें पशुपति कहा गया। सिर पर 3 सींग आप देख पा रहे होंगे। चारों ओर जानवर हैं, पैरों में 2 हिरन हैं। ये पशुपति भगवान की, जिनको कहा गया, उनकी चित्रित उकेरी हुई है। अगला जो क्षेत्र मिला उसका नाम है धोलावीरा। और वर्तमान में जो हाल ही में अगर करंट अफेयर की हम बात करें तो धोलावीरा को भी यूनेस्को के द्वारा धरोहर घोषित कर दिया गया है। इसकी खोज की R.S. विस्ट सन 1985 से 1990, गुजरात कच्छ का क्षेत्र। हड़प्पा संस्कृति के उत्थान और पतन। उत्थान और पतन के साक्ष्य जो मिले वो धोलावीरा से ही मिले। किस प्रकार से सभ्यता का विकास हुआ, किस प्रकार से सभ्यता का पतन हुआ, दोनों के जो साथ साथ साक्ष्य मिले वो धोलावीरा से मिले हैं। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। अब हम सिंधु घाटी की सभ्यता के जो सामाजिक जीवन है उस पे देखते हैं कि किस तरह का उनका जीवन रहा। उस समय का जो उनका जीवन था वो मातृ सत्तात्मक था, वर्तमान में पितृ सत्तात्मक है। आप सभी जानते हैं कि आजकल जो पीढ़ी चलती है वो पितरों पक्ष से चलती है और उस समय में मातृ सत्तात्मक, माता की तरफ से पीढ़ियों को आगे चलाया जाता था। उस समय के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों तरह के थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, पशुओं की लड़ाई और नृत्य, ये उनके मनोरंजन के संसाधन हुआ करते थे। धार्मिक जीवन की अगर हम बात करें तो उस समय के लोगों का जो धार्मिक जीवन था, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर उस समय की प्रसिद्ध थी। मातृ देवी की भी उपासना करते थे। इसी कारण से
मात्र सत्तात्मक उस समय का था। सामाजिक जीवन था। एक जो चित्र मिला उसमें दिखाया गया कि स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा ये भूमि की उर्वरता को समझाता है कि उस समय के लोग भी भूमि की उर्वरता को समझते थे, किस प्रकार से भूमि उपयोगी है। पशुओं में कुबड़ वाले बैल और पक्षी में फाख्ता की पूजा की जाती थी। कुबड़ वाला बैल का चित्र मैंने आपको दिखाया है और पक्षियों में फाख्ता। और मंदिर के कोई प्रमाण उस समय में नहीं मिले हैं। अब आते हैं हम आर्थिक जीवन पे। उस समय का जो आर्थिक जीवन था, मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि और उद्योग था। वे 9 फसल किया करते थे, लेकिन मुख्य फसल उनकी गेहूं और जौ थी। बनवाली में बढ़िया जौ की किस्म के साक्ष्य मिले हैं। और सबसे पहले जो कपास की खेती का श्रेय जाता है वो सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए जाता है। नदी और तालाब के द्वारा उस समय में सिंचाई किया करते थे। नहरों का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के विशिष्ट तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, वे घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। सैंधववासी, सैंधववासी यानी कि सिंधु घाटी के वासी, बर्तन मुख्यतः लाल और गुलाबी रंग के होते थे और टेराकोटा यानी कि मिट्टी के बने होते थे। यातायात साधन के लिए बैलगाड़ी या इक्का गाड़ी का प्रयोग करते थे। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। उस समय के जो मुद्रा बनी हुई थी वो सेलकड़ी की मुद्रा बनी हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता के काल में। आगे पढ़ते हैं। विनिमय बांटों के द्वारा होता था। विनिमय बांटों के द्वारा होता था, जिन्हें चट नामक पत्थर से बनाया जाता था। ये बांट तौल में 16 के आवर्तक होते थे। अभी मैं आपको बांटों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये चट नामक पत्थर का जो बांट बना हुआ है ये इस प्रकार का हुआ करता था। ये इन बांटों का प्रयोग तौलने के इस्तेमाल में उस समय में किया जाता था। और ये पत्थर चट नामक पत्थर से ये बने हुए होते थे। लिपि जो थी उस समय की वो चित्रलेखात्मक लिपि थी। बनवाली हरियाणा में जो इस वर्तमान में पड़ता है, मिट्टी के बने हल के का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। रंगपुर में बाजरे की खेती के प्रमाण मिले हैं। नगर योजना महत्वपूर्ण विशेषता। इस समय की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी सिंधु घाटी काल की, वह नगर योजना थी, क्योंकि यह जो घर बने हुए थे वे ग्रिड पद्धति पर बने हुए थे। ग्रिड पद्धति इस तरह से विशेष प्रकार से ग्रिड पद्धति में पूरा नक्शा बना करके घर बना हुआ था। उस समय पर भी कितना उन लोगों को ज्ञान था कि नक्शे के अनुरूप सभी के घर बने हुए थे। आलमगीरपुर से एक भी मोहर प्राप्त नहीं हुई है। सूतका गैंडोर और सुरकोटदा ये दोनों समुद्र तटीय नगर थे। सैंधववासी के निवास स्थलों के अंतर्गत दुर्ग पश्चिम दिशा में होते थे, बस्ती पूर्व दिशा में होती थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलती थीं। जैसे आज हम देख पाते हैं कि हमारे जो घर के दरवाजे हैं, मैं आपको देखो दिखाता हूँ, ये सड़क और यहाँ पर एक ये घर हो गया है। तो आज के समय में तो ये यहाँ पर दरवाजे खुलते हैं सभी के, लेकिन उस समय में सीधे सड़क पर ना खुल करके पीछे की तरफ दरवाजे खुला करते थे और यहाँ से उनका रास्ता हुआ करता था निकलने का।
यहाँ से सारा बंद होता था। लेकिन एक जगह लोथल ऐसी मिली है जहाँ पर मुख्य सड़क की ओर दरवाजे खुलते रहे हैं जैसे आज, क्योंकि कहा जा सकता है कि लोथल में उस समय पर व्यापार होता था और बंदरगाह भी मिला है, तो इस वजह से दरवाजे मुख्य सड़क पर उन्होंने खुलने वाले बनाए। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक जो कहा जाता है वो अलेक्जेंडर को कहा जाता है। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,